नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ नौतरंग हिंदी व्याकरण कक्षा 5 और पाठ का नाम है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार को इंग्लिश में हम फोनोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ संकेत या चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं और उन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या होता है, कुछ ध्वनियाँ निकलती, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे मुख से ध्वनियाँ निकल रही हैं और इन्हें लिखने के लिए क्या होते हैं, कुछ संकेत या चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जब हम अपनी जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही होते हैं। ध्वनि केवल बोली जाती है, लेकिन वर्ण का प्रयोग बोलने और लिखने दोनों ही कार्यों में किया जाता है। यदि आपके प्रश्न आए कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि ध्वनि केवल बोली जाती है और वर्ण का प्रयोग बोलने और लिखने दोनों ही कार्यों में किया जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वर्ण भाषा की क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब नीचे के उदाहरणों को देखिए और समझिए। नीचे के उदाहरण में क्या है, एक कलम की चित्र बनी हुई है, बगल में एक थैला है। तो कलम का जब विच्छेद किया गया है, वर्ण विच्छेद, तो कैसे आया है, क अ ल अ म अ। यानी जब हम क बोलते हैं तो क के साथ क्या ऐड होता है, अ होता है। ल के साथ अ, म के साथ अ। और नीचे हलंत बनी हुई है क के नीचे, तो इसका मतलब है कि यह स्वतंत्र है, मतलब इसमें अभी अ ऐड नहीं है। तो इसी प्रकार थैला में है, था में ए की मात्रा लगी तो थ बन गया, ला में आ की मात्रा बनी तो ला बन गया। तो इस तरह से करके थैला बन गया। तो कलम में 6 ध्वनियाँ हैं, है ना, क अ ल अ म अ, 2 2 4 2 6 हो गए। तो इसी प्रकार थैला में क्या है, 4 ध्वनियाँ हैं, जैसे थ ए ल आ। तो इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे जो क है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते ना, क्योंकि इसके साथ अ ऐड नहीं है। जब भी हलंत लगा रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, तो उसमें वो अ यानी कोई भी उसमें स्वर्ण वर्ण जो है ऐड नहीं होते हैं। तो इसको आप लोग समझ लिए, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात यही क्या है, वर्ण है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग हिंदी की वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक निश्चित समूह होता है। जो कोई भी भाषा होती है तो उसमें क्या होते हैं, वर्णों के एक निश्चित समूह होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्णों के इस क्रमिक और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, एक चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है कि स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, अन्य वर्ण है, अयोगवा है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर है कि याद रखने योग्य बातें, क्या क्या याद रखना है इसमें, तो अंग, इया, ण, न, म, ये सब क्या कहलाते हैं, पंचम वर्ण कहलाते हैं। जैसे क ख ग अंगा, लास्ट में क्या आता है, अंगा आता है। क ख ग घ, ये 4 हो गए और 5वां क्या हो गया, अंगा हो गया। इसी प्रकार आपका कवर, चवर, टवर आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे लास्ट वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, पंचम वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में अ, ज और फ, जैसे मैंने क्या कहा, ज क्योंकि नीचे बिंदु बनी हुई है, फ नीचे बिंदु बनी हुई है, अ के ऊपर अ बना हुआ है। तो ये क्या होती है, आगत ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को अन्य भाषाओं से लिया जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आगत ध्वनियाँ, ये कहीं से आई हुई हैं। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, रोज़ाना, मज़ेदार, गिरफ्तार, मुफ्त आदि। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर्ण के बारे में कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर जो होते हैं वो किसके उच्चारण में सहायक होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट से निकलती है। और हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो टोटल 11 स्वर हैं। ये तो आप लोग
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अ आ ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरीके से। अब दूसरा आ गया आपका कि स्वर के भेद। स्वर के भेद के बारे में अब हम लोग पढ़ें। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो जो समय लगता है बोलने का, उसके अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। आप लोग को याद करना है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी है, 4 है। अ, ई, उ, री, इसका हमने क्या किया, फटाफट पढ़ लिया, यानी इनके उच्चारण में हमें क्या लगा, कम समय लगा। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा, बड़ा, लंबा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हम ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगाते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हमने अ बोला तो इसमें क्या हुआ, कम समय लगा। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो इसमें ज़्यादा समय लगा, तो ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। इसी प्रकार बच्चों यह तीसरा आता है प्लुत स्वर, कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ पे प्लुत स्वर का आपको उदाहरण ही दिया गया, जैसे ऊं, ऐसे करके इसका ये उदाहरण हो गया। तो अब आप लोग इसको समझ गए कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है और प्लुत में 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर का। अब आ गया बच्चों अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वार तथा अह विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अनुस्वार में क्या होता है, आपको ऊपर एक बिंदु लगी होती है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है बच्चों, वो नाक से किया जाता है। इसका जो चिन्ह बिंदु होता है वो ऊपर एक बिंदु बनी होती है, जैसे शंख। जैसे मैं बोली ना शंख, तो नाक से उच्चारण हो रहा है, आप लोग भी करके देखिए। पंख, कंगन, हंस, एक नाक के पास आपको कुछ महसूस होगा, गंगा, जंगल, मंगल इत्यादि। उसी प्रकार बच्चों विसर्ग है आगे। तो विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, यानी जब हम कहीं भी विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो उसका ह की तरह प्रयोग होगा। जैसे यह वर्ण के मध्य या अंत में लगाया जाता है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। विसर्ग जो होता है वो कहाँ लगता है बच्चों, यह वर्ण के मध्य या अंत में लगता है और इसका चिन्ह 2 डॉट होता है। जैसे प्रातः, अब 2 डॉट लगी लेकिन हमने उसे क्या पढ़ा, ह पढ़ा। प्रातः, अतः, पुनः इत्यादि, ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले से किया जाता है, यानी जब हम अनुनासिक वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब अनुनासिक वाले शब्दों को हम बोलते हैं तो क्या होता है, उसका उच्चारण हम नाक और गले से करते हैं। इसका चिन्ह जो होता है वो चंद्र बिंदु होता है। जैसे चांद आया ना, नाक से भी आया और गले से भी आया। आँख, गले के पास आपको कुछ महसूस होगा और नाक के पास भी होगा। आँख, गाँव, हंसना। तो ये आपका हो गया अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब मैं आगे बढ़ूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं के बारे में क्या लिखा हुआ है कि व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। और हिंदी भाषा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 10 मात्राएं होती हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती। अब आ में आकार लग गया, इस तरह से अभी मैं आप लोगों को आगे बता रही हूँ, समझा रही हूँ। अन्य स्वरों की मात्राएं और उनका संयोग और प्रयोग नीचे दिया गया है। जैसे देखिए स्वर लिखा हुआ है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क में जब आ को जोड़े तो क बना, कलश, कमल। आ एक पाई है। ई, सबकी आप लोग इस चिन्ह को देखते जाइए, तो आप लोग इससे आप लोग चिर परिचित हैं। तो इस तरह से करके इसी के आधार पे हम हिंदी को अच्छे ढंग से लिख पाते हैं। तो चलिए बच्चों हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। आगे है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसकी सहायता लेते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं। और वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में बिना किसी की सहायता के हम उसे बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ये अंतर आप लोगों को समझ में आ गया। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं व्यंजन, 33 यानी 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 होते हैं। ये आप लोग को याद हो गया। अब व्यंजन के भेद पढ़ते हैं हम लोग। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं।
स्पर्श व्यंजन, एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकलती है। इसको समझिए, स्पर्श मतलब क्या होता है बच्चों? टच होना। तो जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, मतलब जब हम उनको बोलते हैं, तो बोलते समय क्या होता है? वायु अर्थात हवा जो होती है मुख यानी हमारे मुंह के अंदर विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, मतलब छूती हुई मुख से यानी मुंह से बाहर निकलती है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये टच करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने हैं? 25 हैं। ठीक है ना। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। जैसे उसको हम लोग पढ़ के देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, इन्हें क्या कहते हैं? कवर्ग। और इनका उच्चारण स्थान का है, कहाँ से इसको हम बोल रहे हैं? कंठ से बोल रहे हैं। आप लोग भी प्रयोग करके देखिए, बोल के देखिए आप लोग कि कैसे आप लोग क्या महसूस करें कि कहाँ से उच्चारण आ रहा है, कंठ से कि तालु से। उसके बाद है आपका च वर्ग। च, छ, ज, छ, इया, ये कहाँ से होते हैं? तालु से होते हैं। तालु जो होता है बच्चों वो जीभ के ऊपर वाला होता है। उसके बाद हो गया ट वर्ग में क्या हो गया? ट, ठ, ड, ढ, न, मूर्धा हो गया। यानी जो जीभ है हमारी वो तालु की थोड़ी पीछे टच हो रही है। इसको आप लोग करके देखिएगा प्रयोग, ठीक है ना। उसके बाद है त, थ, द, ध, न, इसका कहाँ से यूज हो रहा है? दांत से। उसके बाद आ गया प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होता है बच्चों ओठ। ओठ से हम लोग जब आप बोल के देखिए, आपके दोनों लिप आपस में टच होंगे। प, फ, ब। तो मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना? आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। फिर यहाँ पे देखिए विशेष में लिखा हुआ है कि र और ढ भी स्पर्श व्यंजन में रखे जाते हैं। दूसरा हमारा आ गया बच्चों अंतस्थ व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ, मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। यानी जब हम व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो होती है वो मुंह के किसी भी भाग को क्या करती है? टच नहीं करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं उन व्यंजनों का तो क्या होती है? जो वायु अर्थात जो हवा होती है हमारे मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाती है, जिसके कारण क्या होती है? उष्मा से उत्पन्न होती है। उष्मा अर्थात गर्मी से उत्पन्न होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे 4 हैं ये भी, तो इनकी संख्या भी 4 है। तो कौन कौन से? ये श यानी तालाव्य श, 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 ह, तो ये क्या हो गया बच्चों? उष्म व्यंजन हो गया। अब अगला है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में आप लोग पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी क और श को मिला के क्या बना? छ, त, र मिला के बना त्र, ज, इ मिला के बना ज्ञ, श, र मिला के बना स्र। इससे रिलेटेड शब्द बने हुए जैसे कक्षा, भिक्षा, त्रिशूल, नेत्र, ये सब आपके पेपर में भी आते हैं कि दो दो शब्दों को लिख के बताइए। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब आगे आपका द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या होता है? द्वित्व मतलब दो। तो दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जो दो समान होते हैं। जैसे अब संयुक्ताक्षर में क्या था? अलग अलग थे, लेकिन द्वित्व में क्या होते हैं? दो समान होते हैं। जैसे क प्लस क, तो जो क है उसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें कोई क्या लगा हुआ है? स्वर नहीं लगी हुई है। नहीं लगी हुई है ना। लेकिन अगले क में स्वर लगी है। क जो अ है वो, तो वो पूरा क है और ये आधा क हो गया। तो कक, टट, पप ऐसे करके हैं। तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। इसमें भी दो दो शब्दों को लिखने के लिए आता है। उसके बाद आगे है आपका संयुक्ताक्षर, कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हुए अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से, उसमें क्या था? ऊपर वाले में क्या था बच्चों? कि दो समान व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहला रहे थे। और नीचे संयुक्ताक्षर में क्या होगा? दोनों अलग अलग हैं। जैसे क, य, क्य, प, य, य, यानी जिसमें हलंत लगा होगा ना बच्चों, वो क्या होगा? कि आधा होगा। जैसे प में हलंत लगा आधा प, य, प्य,
हम, द्वा, चच, त्य, ऐसे करके इसके भी कुछ कुछ शब्द बने हुए हैं, जैसे त्य से हो गया त्याग, त्योहार इत्यादि ऐसे। अब र वर्ण का प्रयोग, र वर्ण का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में आपके पुस्तक में बताई गई है। मैं पढ़ के समझा रही हूँ आप लोग को कि र में छोटी ऊ तथा बड़ी ऊ की मात्रा व्यंजन के मध्य में लगाई जाती है। जैसे र में जब ऊ की मात्रा लगा देते हैं, छोटी ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया रू, और बड़ी ऊ की मात्रा लगाए तो रू। तो शब्द का देखिए कैसे उच्चारण हो रहा है, रुपया, रुकना, गुरु। इसमें क्या छोटा सा लग रहा है ना, रुपया, रुकना, गुरु। लेकिन जब बड़ी ऊ लग गई राम में तो क्या हो रहा है, रूप, शुरू, लग रहा है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना है इसको। फिर र स्वर रहित होने पर अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। स्वर रहित होने का मतलब कि उसमें जब वो स्वर नहीं हो। तो जैसे देखिए ध र म, तो यहाँ पे क्या हो गया धर्म, स र म शर्म, और धर्म नहीं लिखा जाता है, धर्म लिखा जाता है, इसमें रेफ के रूप में लग गया। कर्म, सर्प, इस तरह से है। जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है। देखिए जब ऊपर लगता है तो उसको रेफ कहते हैं, और जब नीचे लगता है र तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पदेन कहते हैं। जैसे क्रम, चक्र, प्रण, उम्र इत्यादि। ठीक है बच्चों। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ट तथा ड के साथ भी र का प्रयोग प्रदेन के रूप में किया जाता है। जैसे ड्रम, ट्रक, देखिए ना कैसे उच्चारण रहा, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, राष्ट्र, ऐसे करके। उसके बाद अगला है बच्चों आपका कि वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करने के लिए आपके पेपर में भी आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखिए कितना अच्छा आप लोगों को बताया गया है इसमें। जैसे लिखा हुआ है कमल, तो कमल, कमल, ठीक है आप देख लिए। अब इसका आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे, क में क्या लगा हुआ है, कौन सी स्वर लगी है, आ, क जोड़ आ, म जोड़ आ, ला जोड़ आ, असम क में, म में, ला में आपने हलंत लगा दिया क्योंकि ये पूरा नहीं है, इसीलिए ये हो गया कमल। अब कोई अलग समय आपको बताती हैं, जैसे वाक्य है, ठीक है। अब वाह बनाना है आपको, तो वाह में क्या जोड़ोगे आप लोग, आ, तो क्या बन गया वाह। क में क्या जोड़ है, य, क्य, अ, तो वाक्य बन गया। इसी तरह से आप लोगों को कोशिश करना है वर्ण विच्छेद बनाने के लिए, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी पेपर में ज़रूर आता है। तो बच्चों आप लोग को मेरे साथ पढ़ना कैसे लगा, अगर आप लोग को मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।